हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए फिर से हम अपने जो वैकल्पिक विषय की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो जो विषय है जिसको हमने उठाया है वो आप सभी लोगों को आप उस टॉपिक के ऊपर आपकी भी समझ अपनी होगी। आज हमारा विषय है मध्यकालीन भारत में अकबर। अकबर का नाम सुनते ही आपके जहन में एक बात आती होगी कि अकबर महान। अकबर महान कैसे था, क्या उसकी चीज़ें थी जिसने उसे महान बना दिया, और महानता के क्या डायमेंशंस होते हैं, क्या आधार महानता का होता है। अकबर के बारे में आज हम वही चर्चा करने वाले हैं। देखिए, वैकल्पिक विषय में क्या होता है कि आप चाहे वैकल्पिक विषय हो या सामान्य अध्ययन हो, अगर आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना अगर आपको आ जाए तो कोई समस्या नहीं है। अकबर को समझने के लिए आपको शेरशाह को समझना पड़ेगा। हमने पिछला वीडियो भी अकबर और शेरशाह की तुलना पे आपको बताया था कि किस प्रकार से दोनों के बीच में समानताएं हैं। आज हमने ये सोचा कि उसी के आगे श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, तो अकबर के बारे में थोड़ी बात हो जाए। अकबर एक विपरीत परिस्थिति में जब मुगल थे तब भारत में उसको गद्दी पे बिठाया गया था। आपको पता है कि हुमायूं ने 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया और भारत में मुगल सत्ता फिर से स्थापित किया। भारत में मुगल सत्ता स्थापित करने के बाद हुमायूं को ज़्यादा समय मिल नहीं पाया। 1 वर्ष का समय था। 1556 में हुमायूं की जो है मौत हो गई। तो लेनपुर लिखता भी है कि हुमायूं पूरे जीवन भर लड़खड़ाता रहा। बाबर ने उसको कांटों भरा ताज दिया था, जिस ताज को उठाते उठाते एक समय ऐसा भी आया कि उसके सर से ताज भी हट गया और वो भारत से निर्वासित हो गया। लेकिन परिस्थितियों ने फिर से उसका साथ दिया, वो भारत आया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे समय नहीं मिला उससे। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर बहुत अल्पवयस्क था, बहुत छोटा था, और अब जिम्मेदारी अकबर के ऊपर आ गई कि भारत को कैसे संभाला जाए, हिंदुस्तान की जो समस्याएं हैं उनका निदान कैसे किया जाए। अकबर को जब गद्दी पे बिठाया गया तो 1556 का वो समय जब अकबर गद्दी पर बैठा तो वो 11-12 वर्ष आयु अकबर की रही होगी। अगर आप सोचिए कि आज के समय में अगर किसी इतनी छोटी आयु के बच्चे को गद्दी पे बिठाया जाए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी ही समस्या अकबर के समय में भी थी। अकबर के साथ एक व्यक्ति था, संरक्षक, बैरम खां। आप जानते हो बैरम खां। बैरम खां जो है, आप इसको देखोगे कि 1556 में जब अकबर गद्दी पर बैठा तो 1556 से 1560 टॉपिक हमारा क्या है, अकबर। 1556 में गद्दी पर बैठा तो 1560 तक बैरम खां। ये जो बैरम खां है ना, ये इसका संरक्षक था। लेकिन संरक्षक को कभी कभी ये महसूस होने लगता है कि वो संरक्षक नहीं है, वो शासक है। ये अक्सर आप देखेंगे कि किसी को जिम्मेदारी दीजिए तो उसको ये लगता है कि वही राजा है। तो बैरम खां जो है वो संरक्षक था, लेकिन अकबर को कुछ भी करने के लिए वह स्वतंत्र नहीं छोड़ता था। धीरे 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 अकबर को यह समझ में आ गया कि अगर मुझे शासन बेहतर चलाना है तो बैरम खां को हटाना ही होगा। तो आदेश दिया बैरम खां को कि आप हज यात्रा पर जाओ। और उसके बाद आप देखोगे 1560 के बाद अकबर एक दूसरी समस्या में फंस गया।
1560 के बाद जब बैरम खां चला गया तो अकबर की धाय मां थी माहम अनगा। क्या थी? माहम अनगा। माहम अनगा। ये माहम अनगा ऐसी थी कि इनको ये लगता था कि अकबर जो है, मैंने बचपन से सब कुछ किया है अकबर के लिए, तो मुझे कुछ नहीं कह सकता। तो 1560 से 1564 तक माहम अनगा ने अपना ही सब कुछ चलाने का प्रयास किया, सारी सत्ता का उपभोग करने का प्रयास किया। तो इस समय को इतिहास में कहते हैं पर्दा शासन। पर्दा शासन, कहीं कहीं आपको मिलता है पेटीकोट शासन। ठीक है, क्या था इस समय? यह भी एक समस्या अकबर के लिए। अभी तो किसी तरह से बैरम खां से छूटे थे, तो माहम अनगा का यहां प्रॉब्लम। अब माहम अनगा को भी जो है, आप देखोगे कि 64 में अकबर इससे भी मुक्त हो गया और फिर एक स्वतंत्र नीति का पालन अकबर ने करना शुरू किया। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। तो अब क्या होता है? अब एक प्रकार से आप देखोगे कि अपनी राजधानी 1573 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाता है अकबर। यहां पे देखो 1573 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाता है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाता है और 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है। समझते जाइएगा कि 1575 में इबादत खाना मतलब ईश्वर की इबादत। इबादत खाने का मतलब यहां ये नहीं है कि केवल जो इस्लामिक परंपराएं और केवल वो मुस्लिम के लिए। इबादत खाने के दरवाजे आप देखोगे बाद में जो है सबके लिए खोल दिया। पहले तो ये मुस्लिम अनुयायियों के लिए था, लेकिन जब अकबर ने देखा कि मुस्लिम अनुयायी केवल अपने ही विचारों को सत्य मानते हैं, तो 1578 तक जाते जाते इबादत खाने को सबके लिए खोल दिया गया। सबके लिए खोल दिया गया। ठीक है, सबके लिए खोला। ये कुछ चीजें स्टार्ट हो गई। अब हम बताते हैं कि शासक बनने के बाद अकबर के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। ठीक है, ये बात इतनी हो गई। अकबर जब शासक बना तब चुनौतियां क्या क्या थी उसके सामने? चैलेंज, चुनौतियां, समस्याएं क्या थी? ठीक है, तो क्या चुनौतियां थी? सबसे पहले तो ये चुनौती थी कि राजपूत राज्य जो थे, अभी उनके ऊपर कोई भी सख्त नियंत्रण नहीं हो पाया था। राजपूत लगातार मुगलों से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और राजपूतों को लेकर अकबर को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। तो पहली चुनौती क्या होगी? राजपूतों से जुड़ी चुनौती, राजपूतों की चुनौती। आप जानते हैं राजपूत कौन थे? राजपूत हिंदुओं के सर्वमान्य नेता के रूप में जाने जाते थे। हिंदू धर्म या जो हिंदू संस्कृति है उसके सर्वमान्य नेता, राजपूताना के शासक वर्ग, और लगातार इनके ऊपर जो है एक प्रकार से जो इनका समाज था वो विश्वास भी करता था। तो ये चुनौती दे रहे थे मुगल साम्राज्य को। दूसरी बात, धार्मिक नीति कैसी रखी जाए,
क्योंकि धार्मिक नीति अगर थोड़ी बहुत अच्छी नहीं होगी या धार्मिक नीति में बैलेंस नहीं होगा तो राज्य चलाना भारत में कठिन होगा। तो दूसरी चुनौती क्या थी? धार्मिक नीति, धार्मिक नीति का निर्धारण। धार्मिक नीति का निर्धारण, ठीक है। तीसरी बात, साम्राज्य का विस्तार कैसे किया जाए, क्योंकि बिना साम्राज्य के विस्तार के आप मध्यकाल की परिस्थिति में अपने राज्य को सुरक्षित नहीं कर सकते थे। तो तीसरी बात क्या है? साम्राज्य का विस्तार कैसे हो, साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। अब इसमें भी उत्तर भारत में कैसे, उत्तर भारत में कैसे और दक्षिण भारत में किस प्रकार, दक्षिण भारत में कैसे, ठीक है। उत्तर भारत में कैसे विजय हो और दक्षिण भारत में कैसे विजय हो, क्या समझ पा रहे हैं? इसके अलावा सुलह ए कुल, सबके बीच में कैसे शांति लाई जाए, सुलह ए कुल, सुलह ए कुल की नीति, सुलह ए कुल की नीति, सुलह ए कुल की नीति आप देखो। फिर अकबर का सामाजिक, अकबर का सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान, अकबर का सामाजिक सांस्कृतिक योगदान, अकबर का सामाजिक सांस्कृतिक योगदान, इस एंगल पे देखेंगे। और अकबर का राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत एवं अकबर का राजत्व सिद्धांत एवं योगदान उसका जो प्रशासन में था, या कि कैसे अपने प्रशासन को बेहतर किया जाए, किस प्रकार से अपने प्रशासन को सुदृढ़ किया जाए। क्योंकि बाबर और हुमायूं के समय में प्रशासन को सुदृढ़ करने की व्यवस्था नहीं की गई थी। आप जानते हैं कि बाबर भी अपने राज्य को बहुत समय नहीं दे पाया था और हुमायूं भी नहीं दे पाया था। तो मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इसलिए भी अकबर के सामने समस्या ये थी कि अपने प्रशासन में कैसे उसको ठीक किया जाए। तो उसने एक नई व्यवस्था शुरू किया, मनसबदारी, मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है। ये इतनी बातें आपको समझनी पड़ेंगी अगर आप अकबर को समझना चाहते हैं, ठीक है। अकबर को समझना चाहते हैं तो इन सभी बातों को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। अब अकबर को एक एक करके समझते हैं कि अकबर की स्थितियां क्या रही हैं। देखो, अकबर जो है, अगर इसके बारे में एक हमको सामान्य जानकारी बनानी है तो क्या आप इसके बारे में समझ पाए? अकबर मध्यकाल का एक महान शासक माना जाता है, कि मध्यकाल के एक महान शासकों में इसका अद्वितीय स्थान है। और इसके समय में मुगल शक्ति का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, मुगलों की शक्ति का विस्तार हुआ। मुगल जो राज्य था वो राजनीतिक रूप से वहाँ पे एक वो शांति स्थापित हुई, राज्य मजबूत हुआ, राज्य को स्थायित्व मिला।
वस्तुतः आप देखोगे कि अकबर ही वह शासक था जिसने मुगलों के पैर को भारत में इतना अंदर तक रोपित कर दिया, इतने अंदर तक स्थापित कर दिया कि मुगल भारत में काफी लंबे, लगभग 300 वर्ष तक भारत में इनका शासन रहा। ये अकबर की देन थी। अकबर ने मुगल, जो अभी आप देखेंगे कि कोई बहुत बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था इनके पास नहीं थी, लेकिन अकबर की सूझबूझ, अकबर की सोचने का जो तरीका था, उस तरीके ने मुगलों को भारत में स्थापित किया। ठीक है। और आप देखोगे कि इसने कुछ ऐसी संस्थाएं, ऐसी व्यवस्थाएं प्रशासन में रखी जिससे प्रशासन का कार्य मुगलों का बेहतर हुआ, जैसे मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है। अकबर को देखिए, अगर आपको किसी शासक को समझना है तो उसकी नीतियों से समझिए। अकबर एक आदर्श राजा की जो परिभाषा होती है कि एक राम राज्य का एक आदर्श राजा जो अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचे। आप अशोक को देखते हो कि अपासिनवे दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे। अशोक कहता है कि अपनी जनता के कल्याण के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। राज्य के अधिकारियों को आदेश देता है कि मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, किसी भी परिस्थिति में हूं, तुरंत आके आप मुझसे अपनी बात बताइए। अकबर के यहां भी आपको ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। अकबर वो आदर्श राजा की स्थितियों को अपनाता है कि सभी लोगों की जो परंपराएं हैं, जो सबकी संस्कृति है, सबको बढ़ावा दिया उसने। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। धर्म के आधार पर अपनी प्रजा को कभी भी अलग अलग नहीं देखा और कुछ ऐसे कार्य किए जिससे मुगल बहुत मजबूत हो गए, जैसे मुगल राजपूत मैत्री संबंध। ये मुगल राजपूत मैत्री संबंध आप देखेंगे तो मुगलों की सफलता में एक बहुत बड़ा कारण मुगल राजपूत मैत्री संबंध को आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे आप देखोगे कि धीरे धीरे आगे चलकर मुगलों की जो शक्ति है, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं भारत में, आप देखो, चाहे उनकी राजनीति देखो, चाहे उनका समाज देखो, चाहे अर्थव्यवस्था देखो, चाहे कला और स्थापत्य देखो, संस्कृति का पाठ देखो, सभी क्षेत्रों में अकबर के काल में अत्यधिक आपको उन्नति दिखाई देती है। अत्यधिक उन्नति दिखाई देती है और उन्नति के साथ साथ आप ये देखते हो कि अकबर आम जनता के लिए भी कई कल्याण के कार्य भी कर रहा है। इन सभी कार्यों का एक परिणाम निकला कि सांस्कृतिक समन्वय, जो अलग अलग कल्चर थे, इस्लामिक कल्चर का, हिंदू कल्चर का, तो आप देखोगे इंडो इस्लामिक कल्चर जो आपको दिल्ली सल्तनत में ही दिखाई दे रहा था 11वीं 12वीं शताब्दी से, वो इंडो इस्लामिक कल्चर अकबर के काल में और आके नजदीक हो गया। तो इंडो इस्लामिक कल्चर, यहां पे देखोगे सांस्कृतिक समन्वय स्थापित हुआ और समन्वय के साथ साथ सहिष्णुता कि अपना धर्म ही सबसे अच्छा नहीं है। आप देखिए, अशोक कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की प्रशंसा करता है और दूसरे धर्म की निंदा करता है तो वो अपने धर्म को भी छोटा कर देता है। इसी प्रकार अकबर भी कहता है कि हमें किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। सभी धर्म में कुछ न कुछ सत्य का अंश विद्यमान है। श्यादवाद का सिद्धांत क्या है? सत्य हमेशा कंप्लीट नहीं होता है। स्याद अस्ति च, शायद है भी, शायद नास्ति च, शायद नहीं है। शायद आस्ति नास्ति च, शायद है, शायद नहीं है। इसका मतलब क्या है? सत्य अलग अलग अंगों में है, अलग अलग हिस्सों में। और अकबर को समझने का यह तरीका आपको समझना पड़ेगा कि अकबर ने जब सभी धर्मों के लोगों को अपने यहां बुलाया तो उसके पीछे यही कारण था। वो सभी धर्मों के सत्य को समझना चाहता था कि सत्य है क्या। और अंतिम में उसने कहा कि सत्य जो है वो एक है, दीन इलाही, सभी ईश्वर, सबका ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। तो अकबर की महानता के पीछे ये भी कारण था। और जितने लोग दुनिया में महान हुए उनकी सोच लगभग इसी प्रकार की होती है कि सब कुछ ईश्वर में है, सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ। ठीक है।
तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए अकबर मध्यकाल के एक अद्वितीय, एक अद्भुत शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया अकबर पे। मैंने अभी आपको बताया कि उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। तो उसके सामने जो थी चुनौतियां, उनमें आपने देखा कि जो राजपूतों की चुनौती, फिर अपनी धार्मिक नीति का निर्धारण, साम्राज्य का विस्तार, फिर अपने राज्य में किस तरह से वो लोगों को साथ लेकर चलेगा, फिर सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें उसके सामने एक बड़ी चुनौती बन के खड़ी थी। अब देखते हैं स्पेसिफिक रूप में कैसे उसके सामने जो उसके सामने थी चुनौतियां, उनके लिए क्या उसने किया। देखो, यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप अकबर को समझोगे तो सबसे पहले ये समझिए कि पहली चुनौती उसके सामने क्या थी, कि कैसे उसने अपने राज्य में चुनौतियों के समाधान के प्रयास शुरू किए। हुमायूं के बारे में आप जानते ही हैं। हुमायूं ने अफगानों को पराजित किया था। हुमायूं ने अफगानों को पराजित तो किया था, लेकिन अफगान अभी भी पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में भारत में अभी शक्तिशाली थे। तो अफगान शक्ति अभी पूरी तरह से भारत में समाप्त नहीं हुई थी और लगातार खतरा बना हुआ था कि अफगान मुगल राज्य पर आक्रमण करके फिर से अधिकार कर सकते हैं। तो पहली समस्या तो यही है कि यहाँ पे हुमायूं के समय अफगानों को पूरी तरह से नहीं दबाया गया था। तो अकबर के सामने पहली समस्या, हुमायूं द्वारा अफगान शक्ति का पूर्ण जो उनका समापन करना था वो नहीं कर पाया, इसलिए पहली समस्या तो अफगानों को लेकर थी। पहली समस्या क्या है? अफगानों को लेकर। ठीक है। दूसरी समस्या देखिए, दूसरी समस्या यह है कि पश्चिमोत्तर, जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, उत्तरी पश्चिमी भारत या पश्चिमोत्तर सीमा, पश्चिमोत्तर सीमा में दो शक्तियां इस समय हैं जो मुगल राज्य पर अपनी गीध दृष्टि रखे हुए हैं, उनकी नजर है। कौन? उत्तरी पश्चिमी भारत में दो शक्तियां हैं, एक तो ईरान का सफावी वंश, सफावी वंश, और दूसरा मध्य एशिया का आप देखिए, ईरान का एक तो सफावी वंश और दूसरा मध्य एशिया में उज्बेक शक्ति, मध्य एशिया में उज्बेक। ये दोनों शक्तियां जो हैं, ये दोनों शक्तियां भारत में आना चाहती थी, क्योंकि इनके अंदर इस समय जो मन स्थिति इनकी थी कि साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाए। अकबर के सामने ये भी बड़ी समस्या थी उत्तरी पश्चिमी भारत को लेकर, क्योंकि दोनों शक्तियां साम्राज्य विस्तार चाहती थी, ईरान का सफावी वंश भी और मध्य एशिया के उज्बेक भी, तो इनसे बचना था। ठीक है। तीसरी समस्या, मुगल राज्य अभी आंतरिक रूप से बहुत कमजोर था। मुगल राज्य आंतरिक स्तर पे भी बहुत कमजोर था, मतलब अंदर जो राज्य थे आंतरिक स्तर पर कमजोर था। ठीक है। कैसे? आप देखिए, जैसे राजपूताना में आपको पता है कि राजपूत बहुत शक्तिशाली थे, उनसे प्रतिस्पर्धा लगातार हो रही थी। इसके अलावा मुगलों की जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत कमजोर थी, कोई सिस्टम नहीं बन पाया था बाबर हुमायूं के समय में। तो इन समस्याओं का समाधान तो आपने देखा क्या? एक तो राजपूतों की समस्या, राजपूतों की समस्या, और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था, सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था आपको यहां पर नहीं दिखाई दे रही है कि कैसे प्रशासन चलेगा।
सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था आपको नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि बाबर और हुमायूं दोनों इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए थे। बाबर और हुमायूं दोनों इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए थे, इसलिए ये भी समस्या थी। ठीक है, तो क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? हम बात करते हैं अकबर की राजपूत नीति की। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करने से क्या फायदा मिला मुगलों को और क्या फायदा मिला राजपूतों को। राजपूत भी बहुत इससे बहुत फायदा पाए, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अकबर की राजपूत नीति द पॉलिसी ऑफ राजपूतास, अकबर की राजपूत नीति जो है, क्या बात है इसमें? ठीक है, समझिए। आपने देखा था कि राजपूत अकबर के प्रतिस्पर्धी थे, मुगलों के प्रतिस्पर्धी थे, लगातार विद्रोही रहते थे। और आपने पीछे भी देखा था कि शेर शाह सूरी भी राजपूतों के साथ दबाने का प्रयास बहुत किया था, बहुत युद्ध लड़े थे, लेकिन अंततोगत्वा उससे एक बात समझ में आई कि राजपूतों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। और जब राजपूतों को समाप्त नहीं किया जा सकता तो उसने ये कहा राजपूतों से कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो और अपने यहां शासन करो। अकबर ने भी इससे आगे बढ़ के काम किया। क्या बढ़ के काम किया? कि राजपूतों के साथ मित्रता स्थापित करो और एक इससे ऐसा वर्ग प्राप्त होगा जो भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए अपने आप को लगा सकता, क्योंकि ये योद्धा थे भारत के। इनको अपने पक्ष में करने के बहुत राजनीतिक फायदे भी हो सकते थे। और भारत की जो बहुसंख्यक जनता है हिंदुओं की, उनके ये सर्वमान्य नेता भी थे। तो राजपूतों को पक्ष में करने के ये सब कुछ आधार अकबर के पास थे। ठीक है, अकबर ने संबंध बनाए मित्रतापूर्ण इनके साथ और कहा कि भाई आप इतने, हम आपके साथ जो है संबंध रखने के लिए तैयार हैं। अकबर ने बोला कि हम आपके साथ संबंध रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको कुछ हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। राजपूतों ने पूछा क्या, कौन सी शर्तें ऐसी होंगी? अगर सम्मानजनक होंगी तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो अकबर ने कहा शर्तें सुनो, अच्छा लगे तो मानना। तो शर्तें, पहली शर्त यह थी कि राजपूतों को जो है मुगल बादशाह की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुगल बादशाह की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार। राजपूतों ने कहा ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि राजपूतों को पता था कि यह शक्ति जो है काफी बड़ी है, इससे संघर्ष करने का भी समय भी नहीं है, और अपने राज्य को अगर विकसित, अपने राज्य में शांति की स्थापना करनी है तो ये बात माननी पड़ेगी। दूसरी चीज, यहां पर आपको प्रतिवर्ष भेंट देनी होगी। भेंट मतलब जो नजराना भेंट देनी होगी, एवं सैन्य सहायता आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये राजपूतों के लिए रखा गया, राजपूतों के लिए प्रावधान अकबर द्वारा, राजपूतों के लिए प्रावधान अकबर द्वारा। ठीक है, इसके अलावा
किसी भी दूसरी शक्ति से अगर आप युद्ध करते हो, राजपूतों के लिए कहा, किसी भी दूसरी शक्ति से युद्ध होता है तो मुगलों की मध्यस्थता मानना पड़ेगा। मुगलों की मध्यस्थता मानना होगा। मुगलों की मध्यस्थता मानना होगा। इसके अलावा दिए गए वचन, जो आपने वचन दिया है, दिए वचन का पालन करना होगा। जो आपने दिया है मुगल बादशाह को, पालन करना। ये राजपूतों के लिए प्रावधान रखे गए। ये चीज देखिएगा कि राजपूतों को इतना ज्यादा फायदा पहुंचाएगी और मुगलों को भी, क्योंकि ये नीति एक दूसरे को पूर्णता प्रदान कर रही थी। राजपूत इसके बाद पैन इंडिया में गए, केवल राजपूताना नहीं, वो गुजरात भी गए, वो कांधार भी गए, वो काबुल भी गए, वो नीचे दक्षिण भारत भी गए, सब जगह फैल गए। और इनका लोहा सबने माना भी। राजपूतों का लोहा ज्यादा माना गया। आपको इस बात को सुनना, आपको ये भी थोड़ा सा इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जो राजा भगवान दास थे और जो मान सिंह था, इन दोनों ने मिलकर मुगलों के लिए उत्तरी पश्चिमी सीमा में जो स्थान था, कांधार, काबुल, जो मुगलों के हाथ में नहीं था, इन सब की विजय करके मुगलों को दी। दक्षिण की भी विजय। आपको पता है कि जयसिंह जो था, उसने वो शिवाजी को भी, जो मराठा की सबसे बड़ी शक्ति थे, उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया था। तो यहां पे एक बड़ी बात आपको राजपूत नीति में समझनी पड़ेगी कि क्या क्या हुआ। ये तो राजपूतों के लिए प्रावधान थे। अब अकबर ने मुगलों के तरफ से भी कुछ बातें बोली। मुगलों के तरफ से कुछ आश्वासन दिया। क्या दिया आश्वासन में? ठीक है, क्या आश्वासन दिया? पहला आश्वासन तो यह दिया कि हम जो भी राजपूत राजा हमसे संधि करते हैं, हम उनके शासकों की रक्षा करेंगे। शासकों की रक्षा, वंश की रक्षा और किसी बाहरी आक्रमण से सुरक्षा देंगे। देखिए, क्या ये आपको प्रावधान समझ में आया? जब भी ऐसा होगा तो जिस क्षेत्र में ये चीज होगा वहां पे शांति, व्यवस्था, राज्य मजबूत होगा कि नहीं होगा? जब युद्ध ही नहीं करना है तो राज्य मजबूत हो जाएगा, तो राजपूतों को फायदा मिला कि नहीं? अर्थव्यवस्था अच्छी, इमारतें आप देख लीजिए, उस समय की इमारतें आपको स्पष्ट कर देंगी कि इस समय जब ये बात हुई, जब मुगलों ने ये एश्योर किया कि हम आपके शासकों की रक्षा भी करेंगे, वंश की भी रक्षा होगी और किसी बाहरी आक्रमण से हम आपको सुरक्षा भी देंगे।